हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जितेंद्र अहनपा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। साथियों, अपन ने राजस्थान के इतिहास की क्लास के बारे में अपन बात कर रहे थे। साथियों, उसमें राजस्थान के इतिहास के अंदर अपन ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश फिनिश कर लिया था और उसके बाद में आज अपन भारतीय इतिहास की क्लास की बात करेंगे जो 63 वीडियो फिनिश हो चुके थे, 63 वीडियो फिनिश हो चुके थे। उससे आगे आज 64वां वीडियो है, जिसमें साथियों क्या है, कुछ दिन पहले से मैं लाइव क्लास समय पे नहीं ले पाया, तो आपको मौर्य काल के अंदर जो सामाजिक स्थिति थी उसमें अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर दास प्रथा के बारे में पढ़ करके और साथियों अपन ने स्टॉप कर लिया था। मेरे काफी स्टूडेंट्स नियमित रूप से नोट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए और साथियों आप सभी जो स्टूडेंट्स न्यू भी जुड़ रहे हैं आप सभी के लिए, साथियों यदि आपने नोट्स व्यवस्थित नहीं बनाए हैं तो पहले नंबर पेज वीडियो संख्या 1 से लेकर के और जो कंटिन्यू बनाए हुए हैं, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री बाय जितेंद्र अहनपा और राजस्थान का इतिहास बाय जितेंद्र अहनपा, ये साथियों अलग अलग आप सर्च करोगे तो आपको एक साथ में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं मिलते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे राजस्थान का इतिहास, उस पे तो सारे के सारे राजस्थान के वीडियो सारे के सारे आपके सामने राजस्थान के इतिहास के आ जाएंगे। इसी तरह भारत के इतिहास के तो सारे के सारे भारत के इतिहास के आपको खुल जाएंगे। फिर भी यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज कर लेना साथियों, तो आपके लिए मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और पढ़ाई में कभी भी आपको समस्या हो तो मोस्ट वेलकम साथियों, इसीलिए तो मैं बैठा हूं, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट्स सफल हो। साथियों, आपकी सफलता ही मेरी सबसे ज्यादा खुशी है और साथियों आपकी सफलता से जो आपको और आपके परिवार वालों को तो बिल्कुल 100% खुशी होगी ही होगी, और मुझे भी साथियों उस खुशी का इंतजार रहेगा जिस दिन आप मुझे बताओगे सर आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक बात है। चलो साथियों, हाँ आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ गए होंगे, जल्दी से लिंक को शेयर कर लें, आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लेना, फिर लाइक और साथियों घंटी वाला बटन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप लाइव क्लास देख सके। ठीक बात है। चले, हाँ ये तो सारी एडवर्टाइज थी वो कर ली, अब अपन आते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, तो साथियों अपन ने मौर्य काल की सामाजिक स्थिति में दास प्रथा के बारे में बात की थी, दास प्रथा के बारे में बात कर ली थी, उससे आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अपन ने कहा छोड़ा था, मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के समय की सामाजिक स्थिति, ठीक है। साफ दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, हाँ जी, वन सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो आपके मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति की अपन बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं, ये स्थिति लिखा हुआ है, हेडिंग लगा दो,
मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति। हाँ जी, अब इस सामाजिक स्थिति में अपन ने किसकी बात कर ली थी? दास प्रथा पढ़ ली थी। और आज अपन किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? अपन महिलाओं की कंडीशन के बारे में बात करेंगे। महिलाओं की स्थिति मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के अंदर साथियों मौर्यकालीन महिलाओं की स्थिति की अपन बात करेंगे। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, ठीक है। ठीक, महिलाओं की स्थिति साथियों महिलाओं की स्थिति के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र शतात्मक परिवार थे, इससे संबंधित अपन ने बात कर ली। फिर वैदिक काल आया, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और अर्धांगिनी के रूप में साथियों, हाँ, महिला को अर्धांगिनी के रूप में जाना जाता था। जब उत्तर वैदिक काल आया तो साथियों धीरे धीरे वो कंडीशन महिलाओं की स्थिति के अंदर गिरावट आती गई। साथियों महिलाओं को बुराई से संबंधित रखा गया, सामाजिक बुराई के अंदर रखा गया, ठीक है, और बेटी के जन्म की निंदा की गई। उसके बाद में साथियों धीरे धीरे महिलाओं की कंडीशन में गिरावट आती है और ये मौर्य काल चल रहा है तो महिलाओं की स्थिति के अंदर गिरावट आई, स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट या फिर अपन यूं कह सकते हैं महिला के अधिकारों के अंदर धीरे धीरे गिरावट आई, ठीक। अब अपन बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, महिला को संपत्ति का अधिकार था। यह अच्छी बात है कि मौर्य काल के अंदर संपत्ति का अधिकार था। किसको? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। और कौन सा पति? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। संपत्ति का विभाजन होता था तो बेटे व बेटियों में समान तरीके से विभाजित किया जाता था, ठीक है। अपन यूं कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार महिलाओं के पास में था, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि जो महिलाएं थी मौर्य काल में, जो महिलाएं थी, जो ऋग्वैदिक काल एक नियोग प्रथा का प्रचलन था, वही की वही प्रथा इस समय भी प्रचलित थी। कौन सी प्रथा? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन। अब साथियों नियोग प्रथा किसको कहते हैं? नियोग प्रथा किसको कहते हैं साथियों? संतानोत्पत्ति तक महिला द्वारा अन्य किसी पुरुष के साथ रहना नियोग प्रथा कहलाता है। अरे साथियों नियोग प्रथा वैदिक काल के अंदर आपने पढ़ी थी, वही नियोग प्रथा, ठीक है। संतानोत्पत्ति के लिए यदि उसका पति नपुंसक है तो साथियों वो अन्य किसी पुरुष के साथ में या जैसे उसके फैमिली मेंबर्स के साथ में रह करके संतान उत्पत्ति तक उसके साथ में रहना नियोग प्रथा के रूप में जाना जाता है, ठीक बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, इस समय वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। किसका? वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। साथियों मौर्य काल में वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। अब देखे वेश्यावृत्ति का प्रचलन था साथियों। अब क्या होता है कि जो वेश्या होती थी उसको गणिका कहा जाता था। वेश्या को क्या कहा जाता था?
वेश्या को गणिका कहा जाता था, गणिका कहा जाता था, वेश्या को गणिका कहा जाता था। और साथियों इन वेश्याओं का भी अलग से एक संगठन बना हुआ था, इनका अलग से भी एक संस्था की तरह था, एक संगठन बना हुआ था। साथियों जो इन वेश्याओं का प्रमुख होता था उसे गणिका अध्यक्ष कहा जाता था, गणिका अध्यक्ष, ठीक है, गणिका अध्यक्ष होता था। ये साथियों इन वेश्याओं का, इनके वेश्याओं के समूह का प्रमुख होता था, ठीक बात है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो इन वेश्याओं से आमदनी प्राप्त होती थी राज्य को, उससे पुलिस का खर्चा चलाया जाता था। पुलिस वालों को वेतन किससे मिलता था? गणिकाओं से। गणिकाओं से जो भी पैसे प्राप्त होते थे, राज्य को आमदनी होती थी, और वही आमदनी साथियों आपको मिल जाती थी किसको? पुलिस को पगार के रूप में। पुलिस को पगार मिलती थी तो किससे मिलती थी? हाँ जी, वेश्याओं से जो आमदनी होती थी उससे पुलिस को पगार मिल जाती थी, ठीक बात है। चलो अब अपन वेश्यावृत्ति की बात करते हैं। जो स्वतंत्र वेश्याएं थी, जो स्वतंत्र वेश्याएं थी, स्वतंत्र वेश्या, जो स्वतंत्र वेश्याएं थी उन्हें साथियों रूपाजीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपाजीवा। स्वतंत्र वेश्याओं को रूपाजीवा कहा जाता था। सवाल आ जाए रूपाजीवा किसे कहते हैं? रूपाजीवा कहा जाता था वो वेश्याएं जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करती थी। स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करने वाली वेश्याओं को क्या कहा जाता था? रूपाजीवा। क्या कहा जाता था? रूपाजीवा, ठीक बात है। ये लो रूपाजीवा। सवाल आ जाए तो सही कर लेना, ठीक बात है। हाँ जी, तो अपन ने ये बात कर ली, ठीक। अब क्या है, ये जो वेश्याएं हैं ये साथियों गुप्तचर के रूप में भी काम करती थी। गुप्तचर के रूप में कार्य। साथियों किसी का भेद लेना है तो वेश्याओं को भेज दिया जाता था गुप्तचर के रूप में, और साथियों वो जाकर के आराम से वो भेद लेकर के आ जाती थी, ठीक बात है। तो साथियों गुप्तचर के रूप में भी ये वेश्याएं काम करती थी, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। महिलाओं की कंडीशन में धीरे धीरे कमी आती है, स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आती है। साथियों इस समय की बात है, इस समय सती प्रथा की बात करते हैं। सती प्रथा, इस समय साथियों सती प्रथा की यदि अपन बात करते हैं, आपने सुना होगा सती प्रथा की जानकारी अपने को मिलती है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो 510 ईस्वी का, ठीक बात है। किंतु अभी तक तो मौर्य काल चल रहा है, गुप्त काल तो आया ही नहीं है। तो इसका मतलब साथियों सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यह सती प्रथा थी, इसका प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो सैनिकों की पत्नियां थी वो साथियों सती होने के प्रमाण मिलते हैं। सैनिकों की सिर्फ और सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत के अंदर जो सैनिकों की पत्नियां थी, सैनिकों की मृत्यु के बाद उनके सती होने की जानकारी कुछ कुछ इतिहासकार देते हैं, किंतु साथियों विस्तृत स्तर पे कोई ऐसी अपने को जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए अपन ये कहते हैं प्रचलित
ये सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु उत्तर पश्चिम भारत के अंदर अपने को जानकारी मिलती है। वो साथियों अपन पूर्ण रूप से सती प्रथा की नहीं कह सकते, क्योंकि अपने को ना तो कोई स्पेशल लिखित रूप में मिलती है, कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि जो सैनिक होते थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां उनके साथ में, उनकी देह के साथ में सती होने की थोड़ी बहुत नाम मात्र की जानकारी मिलती है। ठीक बात है, चलो और देखते हैं। देखें अब देखो साथियों, अब क्या है कि कुछ जो उच्च कुल की महिलाएं थी, उच्च कुल की महिलाएं थी जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें अनिष्कासिनी कहा जाता था। अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी किसको कहते हैं साथियों? उच्च कुल की महिलाएं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, उच्च कुल की महिलाएं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, उच्च कुल की महिलाएं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, बाहर नहीं निकलती थी। जो उच्च कुल की महिलाएं थी जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको अनिष्कासिनी कहा जाता था, अनिष्कासिनी कहा जाता था। ठीक बात है, तो अपन ने ये कुछ बात की है महिलाओं से संबंधित। महिलाओं से संबंधित अपने को अभी बहुत सारी बातें करनी है। हाँ जी, अब इधर देख ही लो, साथ ही साथ एक साथियों अपन आखा तीज के ऊपर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, स्पेशल राजस्थान और राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में तो फिर अबूझ सारे पूछने की आवश्यकता नहीं है, जट बिंदनी फट ब्याह। कब? आखा तीज के समय। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आखा तीज के समय जो बाल विवाह होते हैं, किंतु मौर्य काल के अंदर साथियों बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल के अंदर बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं था। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। महिलाएं ज्ञान प्राप्त कर सकती थी, ज्ञान प्राप्ति का अधिकार था, ज्ञान प्राप्ति का महिलाओं के पास में इस समय अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, इसका मतलब कोई यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें महिलाएं भाग लेती थी। ठीक बात है, तो साथियों अपन ने ये बात की है जो मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति की, और उस सामाजिक स्थिति के अंदर अपन ने महिलाओं की कंडीशन के बारे में बात की। महिलाओं की कंडीशन में अपन ने देखा बाल विवाह उस समय प्रचलित नहीं था। अपने आज भी साथियों पढ़े लिखे गवार की तरह साथियों बाल विवाह कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का अधिकार किसके पास में था? महिलाओं के पास में। महिलाएं स्कूल स्कूल मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त कर सकती थी, महिलाएं ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। ठीक है, हाँ, और साथियों धार्मिक अनुष्ठानों में भी महिलाएं भाग ले सकती थी, धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर भी भाग ले सकती थी। ठीक बात है साथियों, सामाजिक स्थिति के अंदर महिलाओं की कंडीशन में देखा, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक, नियोग प्रथा मैंने आपको कहा संतानोत्पत्ति तक अन्य किसी पुरुष के साथ में रहना नियोग प्रथा, ये साथियों मौर्य काल के अंदर भी नियोग प्रथा का प्रचलन था। साथियों वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, मौर्य काल के अंदर वेश्याओं को गणिका के रूप में जाना जाता था, गणिका। और साथियों इन गणिका
गणिकाओं से इनके इनके प्रमुख को, गणिकाओं के प्रमुख को गणिक का अध्यक्ष कहा जाता था। साथियों, कहीं कहीं इतिहासकार बताते हैं कि इन गणिकाओं से जो आमदनी होती थी वो पुलिस को खर्चा, हाँ, उससे पुलिस को वेतन मिलता था, है ना, वो दक्षिणा कहते हैं, पुलिस को दक्षिणा कहते हैं। ठीक बात है। तो ये स्वतंत्र रूप से जो वेश्या होती थी उसको रूपा जीवा कहा जाता था। क्वेश्चन आ जाए तो सही कर लेना, ठीक है। महिलाएं जो गणिकाएं होती थी वो गुप्तचर रूप में कार्य करती थी, गुप्तचर रूप में कार्य करती थी, ठीक है। किसी बात का पता लगाना है तो उन वेश्याओं को भेज दिया जाता था, वो पता लगा के आ जाती थी। सती प्रथा की जानकारी की बात करते हैं। सती प्रथा का पूर्ण रूप से अपने को स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, तो अपन यूं कहते हैं कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम के अंदर, उत्तर पश्चिम भारत के अंदर सैनिकों की पत्नियां, विधवाएं, वो साथियों कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उत्तर पश्चिम के अंदर जो सैनिकों की पत्नियां थी वो उनकी मृत्यु के बाद में उनके साथ में सती होती थी। ऐसा एक नॉर्मल सी जानकारी अपने को मिलती है, पर कोई वृहद स्तर पे कोई प्रचलित सती प्रथा जैसी बुराई नहीं थी। ठीक बात है। चलो अब अपन एक बात कर लेते हैं। एक, हाँ जी, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन देखेंगे आगे। देखो, देखें, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। आपको समझ में आ गया होगा संभवतः, आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको प्रत्येक, हाँ, आपको अलग से जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको, क्योंकि साथियों जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जब आपके सामने खड़ा ही हूं तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आप थोड़ा एकाग्रचित होकर के पढ़ोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी, नॉर्मल चीज है, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? मिटा दे, कर ले साफ। मैं जब तक बोर्ड साफ करता हूं तब तक आप बेटा पढ़ लिया करो, वापस रिवाइज कर लिया करो, फटाफट जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज कर लिया करो। हाँ जी, चले आगे। महिलाओं की कंडीशन, ठीक है। हाँ, अब अपन देखते हैं कुछ शब्दावली है उसके बारे में। एक शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यह शब्द लिखा हुआ है सम्मा रानू रागिनी, सम्मा रानू रागिनी, ठीक बात है। अब सम्मा रानू रागिनी किसको कहते हैं, इससे संबंधित अपन बात करते हैं। सम्मा रानू रागिनी कहेंगे साथियों जो महिलाएं अंगरक्षक होती थी, जो महिलाएं अंगरक्षक होती थी उनको क्या कहा जाता था? सम्मा रानू रागिनी। तो अपने ध्यान रखना है कि ये जो रेणु है ये तो अंगरक्षक है, ठीक है। हाँ, तो अंगरक्षक महिलाएं क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? सम्मा रानू रागिनी, सम्मा रानू रागिनी, ठीक बात है। नंबर 2 देखते हैं, लिखा हुआ है छंद वासिनी। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिएगा, छंद
वासिनी, ठीक बात है, छंद वासिनी। अब ध्यान से सुनो, मौर्य काल के अंदर महिलाओं की कमीशन की बात करते हैं तो साथियों विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह का प्रचलन था, अब साथियों मैंने ये आपको इस समय क्यों बताया है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जो छंदवासिनी उसको कहा जाता था जो विधवाएं विवाह नहीं करके स्वतंत्र रहती थी। हस्बैंड की डेथ हो जाती है कम आयु के अंदर, पुनः विवाह करने का, विधवा विवाह करने का पूर्ण अधिकार था, किंतु साथियों नहीं करती है, वो स्वतंत्र जिंदगी जीती है। वो महिलाएं जो विधवा विवाह नहीं करके वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसको छंदवासिनी कहा जाता है। कौन सी वासिनी? छंदवासिनी, छंदवासिनी। तो छंदवासिनी किसको कहेंगे? छंदवासिनी कहेंगे वो विधवाएं पुनर्विवाह नहीं करके, वो विधवाएं पुनर्विवाह नहीं करके अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीती है, क्या कहलाएगी? छंदवासिनी। जो विधवाएं विवाह नहीं करके, विवाह कौन सा? पुनर्विवाह। जो विधवाएं विवाह नहीं करके, विधवा एक तो विधवा कब होगी? जब एक शादी हो गई है और उसके पति की डेथ हो गई है, एक विवाह हो गया है। जो विधवा विवाह नहीं करके मतलब दोबारा विवाह नहीं करके जो विधवाएं विवाह नहीं करके स्वतंत्र रहती है, एकदम स्वतंत्र अपने जीवन को निर्वाह करती है, उसे क्या कहेंगे अपन? छंदवासिनी। क्या कहेंगे? छंदवासिनी। ठीक है। एक शब्द है आड्य विधवा। आड्य विधवा, देखो देखिए क्या है शब्द? आड्य विधवा। आड्य विधवा। अब ये किसको कहेंगे? आड्य विधवा किसको कहेंगे? आड्य का मतलब है धनाढ्य, संपन्न, पैसे वाली, धनी विधवाएं होती है, ज्यादा पैसे वाली विधवाएं होती है, उनके लिए कौन सा शब्द? आड्य विधवा। इसका मतलब धनाढ्य विधवा। जो धनाढ्य विधवाएं होती है उनको क्या कहा जाएगा? आड्य विधवाएं। ठीक बात है। जो पैसे वाली हो, अमीर विधवाएं हो, उसको क्या कहेंगे? धनाढ्य विधवा। उनको अपन कहेंगे आड्य विधवा। साथियों एक शब्द है मोक्ष। एक शब्द है मोक्ष। इसको ध्यान से सुनिएगा। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष। मोक्ष कब मिलता है साथियों? मोक्ष कब मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, उस समय इतिहासकारों ने कहा राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। सुना है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने पर इतिहासकारों ने लिखा कि क्या लिखा? राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। कैसे मुक्ति मिली साथियों? कि राजा जी से प्रजा परेशान और प्रजा से राजा जी परेशान। ठीक है। हाँ, तो अपने
तो इस हिसाब से साथियों मोक्ष मोक्ष। अब साथियों आप समझ गए होंगे, राजा से रानी परेशान और रानी से राजा परेशान, तो रानी अपने रास्ते और राजा अपने रास्ते। तो जब दोनों के रास्ता अलग अलग हो गया, दोनों ही मोक्ष मिल गया, दोनों को ही मोक्ष मिल गया। आर यू अंडरस्टैंड साथियों? तलाक की बात कर रहा हूं। मोक्ष किसको कहते हैं? तलाक। अब आज की तारीख में बच्चे पढ़े लिखे हैं, तलाक कहते नहीं है ना, डिवोर्स ले लिया है ना। हाँ भाई, तलाक, तलाक को क्या कहते हैं? मोक्ष। किस समय कहते हैं? ये साथियों कहते हैं मौर्य काल में तलाक को मोक्ष कहा जाता था। तलाक को मोक्ष कहा जाता था। ठीक बात है। तो इस हिसाब से अपन ने बात कर ली इन सभी चीजों की। महिलाओं से संबंधित जो कंडीशन थी उससे संबंधित बात कर ली। अब अपन, हाँ ये 3-4 चीज है, और एक वो आपको मैंने पहले भी बता दिया था। एक तो है समारानुरागिनी, वो आपको पता है, फिर आप एक बार बताना लिखना चाहते हो लिख दो साथ ही। समारानुरागिनी, समारानुरागिनी और अनिष्कासिनी, और अनिष्कासिनी। ये समारानुरागिनी किसे कहते हैं? अंगरक्षक को। अंगरक्षक जो महिलाएं होती थी उनको अपन कहते हैं समारानुरागिनी। कब कहते हैं? मौर्य काल में। और साथियों एक अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी साथियों, अनिष्कासिनी अपन कहते हैं किस समय कहते हैं? अनिष्कासिनी कब कहते हैं? हाँ जी, जो उच्च वर्ण की महिलाएं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, उच्च वर्ण की महिलाएं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, ठीक है, हाँ, घर में रहती थी, जो महिलाएं थी उनके लिए। ध्यान दीजिए साथियों, आज की तारीख में जो घूंघट प्रथा है, घूंघट प्रथा है, अपन इसको पर्दा प्रथा कहते हैं। पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा है, घूंघट प्रथा है साथियों। यह उस समय नहीं था। किस समय? मौर्य काल में घूंघट प्रथा नहीं था। ठीक बात है। तो ये बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक है, हाँ, बहु विवाह का प्रचलन था। बहु विवाह से समझते हो? एक से अधिक विवाह करना, बहुपत्नी विवाह, समझ में ना? तो साथियों बहु विवाह का प्रचलन था। बहु विवाह, बहु विवाह का प्रचलन था, किंतु साथियों पर्दा प्रथा, बाल विवाह नहीं है, बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था। ये सारी चीजें अपन ने बात कर ली। ठीक बात है, समझ में आ गया? समारानुरागिनी, अच्छा ये लिख दिया ना, सॉरी है, वापिस लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं। समारानुरागिनी ये अपने अंगरक्षक महिलाएं। छंदवासिनी ये आपके जो विधवा नहीं करके स्वतंत्र रहती थी। आढ़ी विधवाएं जो धनाढ़ी होती थी। मोक्ष तलाक को कहते हैं। और अनिष्कासिनी अपने उच्च वर्ण की महिलाएं जो अपने घर में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनके लिए। ठीक बात है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हाँ जी, ठीक है। चलो अब अपन सामाजिक स्थिति में और क्या देखते हैं? मनोरंजन से संबंधित और शिक्षा से संबंधित बात करते हैं। मनोरंजन और शिक्षा से संबंधित आज की तारीख में, हाँ, आप मनोरंजन किससे करते हो? देखो बताओ, देखे मुझे कमेंट में बताओ, देखे आपका मनोरंजन का साधन क्या है जनसंख्या वृद्धि के अलावा? जल्दी से बताइए। मनोरंजन, हाँ जल्दी करो। लूडो गेम और क्या क्या साथियों? उस समय मोबाइल थे नहीं, मोबाइल तो थे नहीं, तो साथियों उनका भी तो मनोरंजन तो होना ही चाहिए। कैसे कैसे करते हैं
तो अपन सामाजिक स्थिति के अंदर दो चीजों के ऊपर अभी बात करेंगे। एक तो शिक्षा के ऊपर बात करेंगे और एक तो शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। हाँ जी, एक तो शिक्षा और एक मनोरंजन, इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। मनोरंजन और शिक्षा, इन दोनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन सी चीजें थी। शिक्षा किस तरह की शिक्षा दी जाती थी। आप सामाजिक, गणित, हिंदी, अंग्रेजी ये पढ़ते हो कि उस समय के लोग भी यही पढ़ते थे। संस्कृत वगैरह वगैरह जो पढ़ते हैं, यह वहां के लोग, उस समय के लोग यही पढ़ते थे क्या। मनोरंजन की बात करेंगे, क्या ये मोबाइल, इंटरनेट, टीवी है ना। हाँ, तो ये कलर्स पे जो आते हैं ना कार्यक्रम, कौन कौन से आते हैं। हाँ, तो वो सारे कार्यक्रम वगैरह वगैरह, तो क्या वही आप उस समय भी यही थे क्या। तो जो भी थे अपन इसके ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं साथियों शिक्षा की। पहले तो अपन बात करेंगे किसकी, शिक्षा की। उसके बाद में अपन मनोरंजन की बात करेंगे। मनोरंजन के क्या क्या साधन थे और साथियों अपने शिक्षा के क्या क्या साधन थे, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक बात है, साफ दिख रहा है। हाँ जी, ठीक है। चलो, शिक्षा। अब साथियों शिक्षा वर्णाश्रम जो धर्म था, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये साथियों वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। कौन सा, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम जो धर्म था, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का प्रचलन था। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा का स्टूडेंट्स प्रचलन था। ठीक बात है। अब साथियों अपन यदि बात करते हैं कि जो उस समय की शिक्षा है वो कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी। उस समय यदि अपन शिक्षा की बात करें तो उस समय किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा दी जाती थी। आप क्या क्या पढ़ते हो, हिंदी, अंग्रेजी, नैतिक शिक्षा और कौन कौन सी, नागरिक शास्त्र, कोई तो सोशियोलॉजी के अंदर एमए कर लेते हैं, है ना। हाँ, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है। उस समय के ये साथियों सब्जेक्ट नहीं थे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे अपन उसकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों उस समय धर्म की शिक्षा थी, धार्मिक शिक्षा। ठीक, उसके बाद में साथियों व्याकरण, धर्म शिक्षा, व्याकरण शिक्षा, अर्थ मतलब आर्थिक शिक्षा, आर्थिक जो रुपए पैसे से संबंधित, ठीक है, व्यवसाय से संबंधित है। और साथियों व्रत शिक्षा। अब साथियों आपने देखा होगा कि सर चलो ठीक है, आपने धर्म का बता दिया, है ना, किस हिसाब से व्याकरण का बता दिया, शब्दों का ज्ञान, अर्थ का बता दिया, व्यापार से संबंधित है। अब साथियों ये व्रत शिक्षा है कि सर हमारी तो व्रत शिक्षा समझ में नहीं आई। व्रत शिक्षा समझते हो क्या साथियों, राजनीति, राजनीतिक ज्ञान है, उसके लिए अपन ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, व्रत शिक्षा का प्रयोग किया है। कौन सा शब्द है, व्रत शिक्षा। ये व्रत शिक्षा है, इसका अपन ने प्रयोग किया है। ठीक बात है। अब साथियों शिक्षा के केंद्रों की बात करते हैं। शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन थे, किस समय कौन कौन से शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे मौर्य काल में। शिक्षा के केंद्र
शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, इसकी अपन बात करते हैं। ठीक बात है साथियों। तक्षशिला का तो आपको पता ही है, तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक है, एक तो आपके तक्षशिला है साथियों, एक आपके उज्जैन, एक वाराणसी। उज्जैन, वाराणसी साथियों, ये आपके मौर्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी आदि स्थान थे जहां पे साथियों शिक्षा से संबंधित काम होते थे। ठीक बात है। अब एक क्या होता है साथियों, टेक्नोलॉजी की शिक्षा। मौर्य काल में टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा का प्रचलन था, बिल्कुल साथियों। अब आपके उस समय ये इस हिसाब से रॉकेट और मिसाइल ऐसे तो बनते नहीं थे, ठीक है, किंतु सामान्य टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान दिया जाता था उसका कार्य साथियों श्रेणियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, उस समय प्रौद्योगिकी जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी साथियों, टेक्नोलॉजी की शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा की यदि अपन बात करते हैं तो साथियों श्रेणियों के द्वारा दी जाती थी शिक्षा। किसके द्वारा? श्रेणियों के द्वारा। विभिन्न श्रेणियां होती थी और साथियों टेक्नोलॉजी की शिक्षा का प्रबंधन कौन करती थी? विभिन्न श्रेणियां थी, वो साथियों टेक्नोलॉजी की शिक्षा का प्रबंधन करती थी। अपन ने मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के अंदर साथियों शिक्षा का भी देखा। वापस देखते हैं साथियों, शिक्षा की बात करें तो इस शिक्षा के अंदर वर्णाश्रम के अनुसार शिक्षा का प्रचलन था और इसमें धर्म है, व्याकरण है, अर्थ है और साथियों बहुत शिक्षा जिसे अपन राजनीतिक कहते हैं ज्ञान, वो शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की यदि अपन बात करें, शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के अंदर तक्षशिला सबसे महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी साथियों तक्षशिला के अंदर रह करके, हाँ, चाणक्य ने तक्षशिला के अंदर भेज के उसको अध्ययन अध्यापन करवाया था। उज्जैन है, वाराणसी है आदि। साथियों ये प्रौद्योगिकी शिक्षा का प्रचलन था जो कि मौर्य काल में जो विभिन्न श्रेणियां होती थी वो श्रेणियां इस प्रौद्योगिकी शिक्षा का प्रचलन करवाती थी। ठीक बात है। चलो अब आते हैं मनोरंजन के ऊपर। हाँ जी, आपके मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं बता दीजिए कमेंट में, मैं पढ़ लूंगा। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, बिल्कुल। और अब भी पढ़ रहा हूं, अब भी आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो हाँ, आपके मनोरंजन के साधन कौन कौन से बता दीजिए। बातें करना फालतू की है ना। हाँ चलो, मनोरंजन साथियों उस समय ये चीजें थी नहीं। कौन से? अपने मोबाइल है ना, मोबाइल के यूट्यूब ये तो था नहीं, यूट्यूब है ना, हाँ, ना कोई ये लूडो वाला गेम था, ठीक है, ना कोई उस समय टिकटॉक वगैरह था, व्हाट्सएप कुछ नहीं थे। तो इनके पास में मनोरंजन के साधन क्या क्या थे उससे संबंधित अपन बात करते हैं ना। मेरे स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के मत देते हैं, ठीक है, हाँ, इनको पता है कि मनोरंजन के अंदर साथियों एक जैसे नट, समझते हो, नट बोल्ट वो नहीं है जो कसने वाला है, वो नहीं होता है, नट और कुछ होता है, बताता हूं कैसे होता है। ठीक है, अब साथियों अपन ने नट की बात कर ली। एक होता है नर्तक, नर्तक पढ़े लिखे लोग है ना, अंग्रेजी वाले जो ज्यादा ही पढ़ते हैं, इसको डांसर कहते हैं, है ना, हाँ डांसर। ये नट है, ये डांसर है,
नर्तक अपन जिसको कहते हैं। अब यदि नाचेगा कोई तो उसके लिए गाने वाला भी तो चाहिए, गायक है, वादक है, वादक। साथियों वादक का मतलब है बजाने वाला, ठीक है, वादक कह दो, वादक कह दो, ठीक है। तो साथियों वाद्य यंत्र बजाने वाला, गाने वाला, नाचने वाला, नट, ठीक है, तमाशे मासे करने वाले, ऐसे लोग होते थे उस समय। आते थे, मदारी आता था, ठीक है, बंदर पकड़ के लेके आते थे। हाँ, तो इस हिसाब से साथियों ये जो व्यवसायिक तरीके से मनोरंजन करवा करके 2 रुपए कमा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है। और हाँ, हकीकत में राजकीय संरक्षण भी इनको प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये है इनके डांसर, गायक, वादक और साथियों नट, ठीक है। अब एक शब्द अपन लिखते हैं जिसका नाम है वाग जीवक। शब्द एक है, ध्यान से सुनिएगा, शब्द है वाग जीवक, वाग जीवक। ये भी साथियों मनोरंजन करवाता था, ये भी मनोरंजन करवाता था। अब साथियों वाग जीवक क्या होता है, कैसे मनोरंजन करवाता है? साथियों अलग अलग प्रकार की बोलियां बोलने वाला व्यक्ति, अलग अलग बोलियां बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था मौर्य काल के अंदर? वाग जीवक। क्या कहलाता था? वाग जीवक। वो मनोरंजन करने वाले व्यक्ति थे जो विभिन्न प्रकार की बोलियां बोल करके, आपको बोलनी आती है क्या? हाँ चलो ऑफलाइन के अंदर बताना कौन कौन सी बोलियां आप बोल सकते हो, ठीक है। हाँ अभी पढ़ लो। ये वाग जीवक है जो विभिन्न प्रकार की बोलियां बोल करके और साथियों मनोरंजन करवाते थे, ठीक है। अब साथियों नेक्स्ट है पल्लवक। पल्लवक नेक्स्ट नंबर 2, पल्लवक। क्या नाम है? पल्लवक। अब साथियों पल्लवक किसको कहते हैं? पल्लवक इसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए, ये क्या लिखा? नट। नट को पल्लवक कहते हैं। और साथियों इसको अपन यूं कह सकते हैं जो रस्सी के ऊपर चलने वाला। देखो ये इस हिसाब से रस्सी बांधते हैं, आपने कई बार देखा होगा। और ये लो रस्सी बांधते हैं, इन्होंने इधर रस्सी बांध दी और एक यहाँ पे आदमी होता है और वो ढोलकी बजाता है। ये लो ये ढोलकी बजा रहा है, ठीक है। हाँ ये ढोलकी बजा रहा है और एक लाठी लेकर के लड़की या लड़का जो भी हो इस रस्सी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखो ये, ठीक है, इस हिसाब से। हाँ इसका क्या पैर छोटे हो गए, चलो वापिस बढ़ाते हैं। समझ में आ गया ना? ये रस्सी लेकर के लकड़ी लेकर के और इसके ऊपर चलता है। पल्लवक किसको कहते हैं? नट को कहते हैं। और नट क्या करता है साथियों? रस्सी के ऊपर चलता है। हाँ जी। नटनी का चबूतरा कहां पे है? राजस्थान में किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा का स्थित है? मुझे जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा कमेंट में। यदि आपको नहीं आया तो मैं बता दूंगा। राजस्थान के अंदर किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा है? हाँ जी बता दीजिएगा। काफी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उस जिले से। तो साथियों पल्लवक कहते हैं रस्सी पर चलने वाला, रस्सी पर चलने वाला, रस्सी पर चलने वाले, ठीक है। तो वो लोग मनोरंजन करने के लिए रस्सी के ऊपर चलते हैं, नट कहते हैं अपन साथियों, ठीक है। एक है कुशीलक। और कौन सा लक? कुशीलक। ध्यान दीजिएगा साथियों, कुशीलक। कुशीलक कहते हैं तमाशा दिखाने वालों को।
तमाशा दिखाने वाले, तमाशा दिखाने वाले क्या कहलाते हैं? कुशीलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? कुशीलक। हाँ जी, सही दिख रहा है, चलो ठीक है। कुशीलक, तमाशा दिखाने वाले क्या कहलाते हैं? कुशीलक। ठीक है, कुशीलक कहलाते साथियों, जो तमाशा दिखाते हैं उसे कहते हैं कुशीलक। साथियों, एक मदारी के लिए शब्द आता है सौभिक। सौभिक क्या आता है? सौभिक। सौभिक, सौभिक मदारी। मदारी हाँ, मनोरंजन कराता है क्या? मदारी, तमाशा दिखाने वाले ये आपके कुशीलक कहलाते हैं। सौभिक आपके मदारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मदारी। एक शब्द है कुहक। कुहक, कुहक, कुहक साथियों जादूगर को कहते हैं। जादूगर मेरा नाम राना, पता है ना? जादूगर मूवी देखी आपने? हाँ जी, वही अमिताभ बच्चन वाली, मेरे जैसा कोई नहीं होगा, है ना? तो साथियों, कुहक किसको कहते हैं? जादूगर को। हाँ जी, तो ये आपके कुछ शब्द थे, उसके ऊपर अपन ने चर्चा की। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ बौद्ध भिक्षु होते थे, आदिति कौशिक कहा जाता था उनको। आदिति कौशिक, आदिति, नीचे लिखूं? चलो लिखेगा नहीं, नीचे लिख देता हूं। आदिति कौशिक, आदिति कौशिक। साथियों, ये आदिति कौशिक क्या, आज की तारीख में जैसे आपको किंग कोबरा नेट में सर्च किया, फटाक से शानदार वाला फोटो आ जाएगा, जैसा ही मुंह लिया हुआ है ना, चलते हुए वीडियो देख रहा है तो किंग कोबरा जैसा है, जैसा में दिख जाएगा। उस समय क्या होता था, जो बौद्ध भिक्षु थे वो साथियों, वो विभिन्न प्रकार के सांप व विभिन्न प्रकार के देवताओं की मूर्तियों को लेकर के घूमते थे, चित्रों को लेकर के घूमते थे। तो साथियों, उन्हें कहा जाता था आदिति कौशिक। आदिति कौशिक बौद्ध भिक्षु, जो कि सर्पों व देवताओं के चित्र लेकर घूमते थे। सर्प मतलब स्नेक, सांप व देवताओं के चित्र लेकर के लोगों के पास बताते, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज स्नेक, ओ माय गॉड, दिस इज गॉड हनुमंता, गॉड विष्णु। ठीक है, अंग्रेज आते हैं बाहर से अंग्रेज आते हैं। तो मैं भी वो छोटी चौपड़ के पास में एक बार जयपुर में वहां घूमते घूमते चला गया, तो वहां कोई जैसे फोटो वाले होते हैं ना, अपने ये प्रिंटेड निकलते फोटो, तो वो कैलेंडर की तरह आते हैं ना, तो अंग्रेजों को वो बेच रहे थे। अब वो कह रहे थे ये विष्णु है, हनुमान जी को विष्णु बता देते हैं, विष्णु जी को ब्रह्मा जी बता देते हैं, और माता जी को रामदेव जी बता देते हैं। इस हिसाब से उनको तो बेचना है, फोल्ड करके ले जा, सारे पूजा करना जा करके। ठीक है, तो ये भी इस हिसाब से साथियों बौद्ध भिक्षु, जो कि सांप व देवताओं के चित्र ले जा करके और लोगों को दिखाते थे कि हनुमान जी ऐसे थे, राम भगवान ऐसे थे, बंसीवाला श्याम ऐसा था। ठीक है, उनको क्या कहते थे, ऐसा करने वाले लोग बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते थे? आदिति कौशिक कहलाते थे। आदिति कौशिक कहलाते थे। तो ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में तो आ गया ना? ये वाघ जी को किसको कहते हैं? अलग अलग बोलियां बोलने वाला। पलवक नट को कहते हैं जो रस्सी के ऊपर चलता है। कुशीलक तमाशा दिखाने वाला। सौभिक मदारी को, और कुहक कहते हैं जादूगर मेरा नाम राना, मेरे जैसा नहीं कोई होगा, है ना? जादूगर देखा ना? हाँ वही। तो साथियों, हाँ ये आपके हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर दो एक चीजें बताते हैं, फिर कल क्लास लेंगे।
ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? बस चलो ठीक है, मिटा दे। जल्दी से, मैं जब बोर्ड साफ करता हूं ना, उस समय तक साथियों आप जो अभी बोर्ड पे अपन ने लिखा उसको रिवाइज कर लिया करो, ताकि फिर फॉर फ्यूचर पे वापस पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं हो। आपको यदि नहीं समझ में आता मैसेज किया करो, सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। अब बेटा मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार समझा दूंगा। अब फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो साथियों, मोदी जी ने कहा ही है अपने को क्या काम करना है। क्योंकि बेटा जब आप अच्छे से एकाग्रचित होकर के पढ़ोगे तो ये सिंपल चीज है, 5वीं वाला बच्चा भी आराम से समझ सकता है। और एकाग्रचित नहीं होगे तो साथियों आपके लिए कितना भी कोई भी कैसा भी पढ़ा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही साथियों आ का की कु ऐसे ही है, बस पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, चलो देखते हैं सामाजिक स्थिति। साथियों एक क्या है, एक शब्द मिलता है प्रेक्षाग्रह। प्रेक्षाग्रह साथियों, प्रेक्षाग्रह किसको कहते हैं? रंगशालाओं को। रंग किसको कहते हैं? कलर को, रंगशाला। प्रेक्षाग्रह कहते हैं रंगशालाओं को। रंगशाला किसको कहते हैं? चित्रशाला। आर यू अंडरस्टैंड? पेंटिंग की भी होती है चित्रशाला। ठीक है, अब साथियों इन रंगशाला या प्रेक्षागृह का भी साथियों प्रदर्शनी आयोजित होती थी। विभिन्न प्रकार के कलर से चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, अब इसके अंदर साथियों महिला व पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। महिला व पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। प्रेक्षागृह कहते हैं साथियों रंगशाला या चित्रशाला को, चित्रशाला या रंगशाला को कहते हैं। ठीक है, इसमें महिला व पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। अब जो महिलाएं प्रेक्षागृह या चित्रशाला में जो भाग लेती थी उसे रंगोपजीविनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगोपजीविनी। रंगोपजीविनी। रंगोपजीविनी किसको कहा जाता था? जो प्रेक्षागृह के अंदर भाग लेने वाली महिलाएं होती थी उसको क्या कहा जाता था? रंगोपजीवी। अब साथियों पुरुष, जो पुरुष इस प्रेक्षागृह के अंदर भाग लेते थे उनको कहा जाता था रंगोपजीव या रंगोपजीवी। और ये पीछे नहीं आ जाए तो महिला, और ये रंगोपजीवी आ जाए तो पुरुष। ठीक बात है। तो साथियों मनोरंजन के अंदर ये रंगशालाओं का भी आयोजन होता था। अब साथियों एक शब्द और मिलता है अपने को, वो है प्रवहन। प्रवहन। अब आप देखोगे ये तो अजीबो गरीब शब्द है, हमने सुना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुना तो अब सुन लो, अब सुन लो भाई, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, प्रवहन। साथियों ये प्रवहन क्या होता है? अरे फंक्शन नहीं होता है, आप बुलाते हो ना फंक्शन के अंदर, सामूहिक समारोह होता है, सामूहिक समारोह होता है, उसको कहते हैं प्रवहन। क्या कहते हैं? प्रवहन। सामूहिक समारोह, सामूहिक समारोह होता था। अब सामूहिक समारोह में आप क्या करते हो? अरे भाई जीमते हैं। क्या करते हैं? जीमते। अपन कहीं जाएंगे ना क्या भाई फंक्शन है, फंक्शन है तो अपने कोई काम है नहीं, अपने तो फटाक से जो भी बफर सिस्टम है तो इधर बैठ करके खाने वाला फटाक से पालती मार के लेके आ जाओ भाई, हलवा है तो पूरी है तो जो ही है, अपना तो यही काम है ना।
तो ये प्रहरण के अंदर साथियों सामूहिक समारोह होता था और इसके अंदर साथियों विशेष रूप से भोज्य पदार्थों की अधिकता होती थी। मतलब भोजन होता था, समझ में आया? जीमण होता और कुछ नहीं। अरे जीमणे से समझते हो ना? हाँ, तो साथियों भोज्य पदार्थ हाँ सर घणे ही समझते हैं आप, तो बुला लो बस जीमणे के लिए, है ना? हाँ सर जीमणे से तो हम घणे ही समझते हैं, बस बुला लीजिए आप तो हाँ जीमणे में तो हम घणे ही एक्सपर्ट है, आप भले सब तो रख दो। हाँ जी चलो ठीक है, जो भी हो जीमड़ा कभी मौका मिले तो। हाँ मनोरंजन के साधनों के अंदर साथियों ये भी है, कभी कभार कोई फंक्शन होता है तो जिम जिमा के आ जाते हैं, तो ये भी साथियों आपके मनोरंजन के अंदर भी आ जाता है। सामूहिक समारोह होता है और उसमें भोज्य पदार्थों का भी हाँ भोज्य पदार्थों की भी अधिकता होती है। अब साथियों अब इसके अलावा मनोरंजन के साधनों की अपन बात करें तो कहीं भी नहीं गया है। एक तो शराब, और कौन सी राब पिए तो ठीक हो जाए। आदमी यदि राब पिए तो ठीक हो जाए। अब राब पीता नहीं है, वो तो पीता है शराब, और शराब होता है तो हाँ तो शराब है सबके लिए खराब, ठीक है? शराब है सबके लिए खराब, तो शराब नहीं पीना चाहिए। अब साथियों जुआ करते, आज भी पुलिस वाले सट्टे वालों को पकड़ते हैं। जुआ, शराब, ठीक बात है। और इसके अलावा मनोरंजन करना है तो शिकार कर लो। क्या कर लो? शिकार, हाँ शिकार कर लो, ठीक बात है। तो ये आपके शराब है, जुआ है, शिकार है, आदि चीजें साथियों मनोरंजन के अंदर प्रयोग की जाती है, ठीक बात है। तो हाँ आप घने मनोरंजन करते हैं, नो डाउट। मैं आपकी मनोरंजन की क्षमता के ऊपर मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं, ठीक है? हाँ जी। अब अपन कल क्लास में हाँ लाइक किया कि नहीं किया? हाँ लाइक कर लिया करना। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब करके और बेल आइकन, वो घंटी वाला बटन कहते हैं ना, वो दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है? हाँ तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। आपको यदि कोई भी चीज में डाउट हो, समस्या हो, शिकायत हो, मोस्ट वेलकम, मुझे कहिएगा, ठीक है? आपको यदि समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं वापस उसको थोड़ा सा बता दूंगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही उद्देश्य है, ईश्वर करे, मेरा मालिक करे, आप सफल हो जाओ। आपकी सफलता साथियों, आपकी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज की सभा यही समाप्त होती है। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ फैंटास्टिक डे।